हेलो गाइस, सोलर फार्मिंग की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सुअर थियो को कह रहा था कि तुम तो एक पीली बिल्ली हो जो कि कोई काम की नहीं। तब थियो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उससे कहता है मैं एक मिड क्लास वंडरिंग मर्चेंट हूँ जो की आगे जाके बहुत एक ग्रेट मर्चेंट बनेगा और तुम मुझे पीला कैट नहीं बोल सकते क्योंकि मैं एक गोल्डन कैट हूँ। तब ये बात सुनकर सुअर थोड़ा सा पहले हैरान होता है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है थियो की इस बात पर। और वो थियो से कहता है चाहे तुम अपने आप को गोल्डन कैट का हो या फिर कोई और, लेकिन तुम रहोगे तो एक पीली कैट ही। जिसके बाद वो अपने चमचों को आदेश देता कि जाको थियो को अच्छे से सबक सिखाए, इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। तब हमें देखने को मिलता है कि उसका उल्फ जो होता है वो थियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो थियो से गुस्से में कहता है कि मैं तुझे इतनी टुकड़े करूंगा कि तेरी एक एक पीस में दर्द महसूस होगा। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आता थियो खाने के लिए, लेकिन थियो उससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं भला तुमसे क्यों डरने लगा, क्योंकि तुमसे डरावना तो मेरे सबऑर्डिनेट है। अभी हमें देखने को मिलता है कि थियो के पीछे से सिल्वर उल्फ और ब्लैक उल्फ दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। एक बारी में ब्लैक उल्फ उस उल्फ के बच्चे को गर्दन पकड़ के सीधा नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर ट्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ब्लैक उल्फ यहाँ से कहाँ गया अचानक से। और वो एल्का को देखते हुए कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम तो एल्का, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे उल्फ समूह टवल में नहीं पड़ी है और तुम लॉर्ड ग्रिड के एहसानों के तले दबे हो, फिर भी तुम यहाँ पर इनके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे साथ धोखेधारी कर रहे हो? सिल्वर उल्फ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने हमारे ऊपर अटैक किया, इसका मतलब है कि तुमने लॉर्ड ग्रिड को धोखेधारी किया, उनके साथ बिट्रे किया है। क्या तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथी भूख के मारे तरफ के मर जाए और तुम यहाँ पर आके इनके साथ मिलके हमारे साथ बिट्रे कर रहे हो? तब वेल्का भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे चुप कराते हुए कहता है अपना बकवास बंद करो। वो जो वेल्का था जो कि खाने के लिए तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ा के भीख मांगता था, वो हेल्का कब का मर चुका है। और अभी का जो हेल्का है वो है हेल्का सिल्वर उल्फ जो कि प्रोटेक्ट करता है गोल्डन कैट थियो को, जो कि इस दुनिया का सबसे ग्रेट वंडरिंग मर्चेंट कैट बनने वाला है। यहाँ पर ब्लैक उल्फ भी आता है, उसे कहता है कि मैं हूँ हैगल और मैं ब्लैक उल्फ का लीडर हूँ। वो दोनों थियो के पीछे खड़े हो जाते हैं और ट्रिक की ओर घूर घूर के देख रहे थे। तब ट्रिक इनसे घबरा जाता है, जबकि ब्लैक उल्फ उसे कहता है कि अगर तुमने थियो को एक बाल भी यहाँ पर बाका करने की कोशिश किया तो समझ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तब इन दोनों की बात से ट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये दोनों उल्फ उस बिल्ली के बच्चे को क्यों बचा रहे हैं, उसके साइड में क्यों है। तब अचानक से ट्रिक चिल्लाता है, उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर झगड़ा करके मुझे अपना दुश्मन बना के यहाँ से भाग सकते हो? याद रखना मेरे बिना किसी परमिशन के तुम यहाँ पर एक स्टेप भी हिल नहीं सकते। यहाँ तो क्या पूरे टावर में तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। सिल्वर उल्फ गुस्से में कहता है कि अपना चिकना मुंह बंद करो वरना यहीं पर तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति बन जाती है, लेकिन तभी वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने घर का छत तोड़ दिया, अब मेरे लिए आसानी होगी क्योंकि मेरे तीरंदाज बाहर ही खड़े हैं। लेकिन जब वो अपने तीरंदाजों को हमला करने के लिए ऑर्डर देता है तब यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं उठाता क्योंकि यहाँ पर कोई था ही नहीं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, मेरे सारे तीरंदाज कहाँ चले गए अचानक से। तब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आती है ज़ेथर जो कि अपने फुल यूनिफॉर्म में थी। वो आके इनसे कहती है कि ये तुम्हारा इलाका नहीं, ये भी हमारा इलाका है और तुम्हारे जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो सब हमारे कब्जे में है। तब ट्रिक ज़ेथर को देख के पहचान जाता है, उसे कहता है अरे तुम तो वंडरिंग मर्चेंट एसोसिएशन के सेंटर के इंस्पेक्शन हुए है ना, जो कि गुप्त रूप से सभी की जांच करती है। तब ज़ेथर उससे कहती है कि सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम ज़ेथर है और मैं एक एजेंट हूँ। जबकि अलका उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर चोरी डकैती किडनैपिंग और बहुत सारी इनम्यूचुअल काम करते हो, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि बहुत ज्यादा इलीगल होती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें आज गिरफ्तार करने के लिए आई हूँ। तब ट्री के बाद सुनकर हैरान हो जाता है, उसे कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, मैं तो एक काइंड वंडरिंग मर्चेंट हूँ और ये वही लोग हैं जो कि मेरे काम में आके मेरे बिजनेस में दखलदार हैं और मेरा जीना हराम कर रहे हैं। तो तुम्हारा प्लान कैसे बन गया कि तुम मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रही हो? यहाँ पर लोना आती है, अपने हाथ में मैजिक रिंग लिए हुए। वो कहती है क्या ये बहुत इनफ है? जब लोना उस रिंग को बाहर निकाल देता तब उस रिंग से आवाज आने लगती है। वो वही आवाज थी जो इन लोगों ने कुछ देर पहले बातचीत की थी। इन लोगों ने कहा था कि टिटियों को खाना देना पड़ेगा ताकि टिटिया बढ़ जाए और यहाँ पर पीपू के धमकी भी दिया जा रहा था कि वो ग्रेड से शादी कर ले। और इन लोगों ने ये भी कहा था कि पूरी जो जमीन खाली हो जाएगी तब सारी जमीन ग्रेड के कब्जे में आ जाएगी और रेड रिबन किंगडम पूरा ग्रेड के हाथों में चला जाएगा। तब ये बात सुन के रिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसा चीज है, इसने तो सारा भांडा खोल दिया यहीं पर। तब वो इस बात से इनकार करने लगता है और कहता है कि ये झूठ है। तब लोना उससे कहती है कि मैजिक कभी झूठ नहीं बोलती। तब वो लोना की इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लोना को बात चिल्लाते हुए कहता है जहाँ तक कि मुझे पता है कि उस बुलबुले के अंदर जाने के बाद तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकती थी, तुम इस मैजिक का यूज कैसे कर सकती हो? यहाँ पर लोना उसे रिंग दिखाते हुए कहता
कहती है कि ये तो एक प्रोजेक्ट था, इसको मैंने बनाया है ये जादू को अंदर की ओर खींच दे, ना कि बाहर की ओर। इसे एक रिकॉर्डर की तरह बनाया गया कि ये अंदर की चीजों को और ज्यादा गहराई से अंदर ला दे और बाहर की चीजों को भी वो अंदर समेट लेती है, जिस वजह से तुमने जो कुछ भी बोला है वो इसके अंदर कैद हो चुका है और मैजिक का कोई भी तोड़ नहीं होता। ये क्रिस्टल मैजिक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वो लोना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, अपना दांत पीसने लगता है। तब वहाँ पर जेथर उसे कह दे कि चुपचाप सरेंडर कर दो ताकि तुम्हें एसोसिएशन के कोर्ट पर ले जाया जाएगा और वहाँ के लोग तुम्हें सजा देगी। जबकि लोना उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारा जो ग्रीड मास्टर है वो भी जाएगा जेल के अंदर, देख लेना। इस बात से वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो कहता है हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे हर चीज को, हमारा जो बॉस ग्रीड है वो हमसे बाहर निकालेगा, हम सब देख लेना, हमारे बॉस ग्रीड ऐसे नहीं जाने देंगे, हाथ पे हाथ रखकर तो बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बात कॉर्प उसे लेके चली जाती है। तब थियो जेथर के पास आता है, उसे कहता है थैंक यू, तुमने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है। लेकिन बदले में जेथर थियो को थैंक यू कहती है और थियो को शुक्रिया करते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं बताते, अपना टाइम हमें नहीं देते तो हम किसी भी निशाने आवाज को कब्जे में नहीं कर सकते थे। तब थियो से कहता है कोई बात नहीं, तो मेरा बड़कपन था। लेकिन उसके पास जब उसका हाथों को पकड़ के कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी कि तुम एक एजेंट हो। तब जेथर उससे माफी मांगते और कहते कि मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था कि मैं किसी को बताऊं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तब थियो इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसके कंधों के ऊपर थपथपाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब मिलकर अच्छे काम करेंगे। तब वो हैरान हो जाती है कि थियो ने उसे कुछ भी नहीं कहा, ना ही उससे नाराज है। जबकि थियो वहाँ से जाते जाते जेथर को कहता है कि एक बार तुम 99 फ्लोर पर जरूर आना, मैं तुमको चेयरमैन पार्क से जरूर मिलाऊंगा, वो तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होंगे। थियो की बात सुनकर जेथर थोड़ी सी तो हैरान थी। वो कहती है कि चेयरमैन पार्क है कौन और किस तरीके का वो इंसान होगा। जबकि थियो यहाँ पर लोना के पास आता है और उनसे पूछता है क्या लोना तुम ठीक हो? तब लोना उसे बताती कि वो बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे अच्छे से रिकवर हो जाएगी। थियो लोना से पूछता है जब हम लोग वहाँ पर आराम कर रहे थे तब तुमने उस अंगूठी को इसलिए मांगा था ताकि तुम यहाँ पर किसी वजह से उसको काम में ला सको। लोना उससे कहती है हाँ, पहले तो उसे पता नहीं था कि इस अंगूठी का उसका क्या काम है, लेकिन उसको पता था कि कुछ तो काम आएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये चीज काम आएगी। यहाँ पर ब्लैक वुल्फ सबसे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि लोना भगवान भी इतना कमजोर हो सकती है कि एक जादू को भी संभाल नहीं सकती, इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक जादू होता है। लोना सबको समझाती है कि मैजिक सिक्के के अंदर एक मॉन्स्टर की पावर है जो कि टावर के अंदर सभी लोग यूज नहीं कर सकते, वो इसके अंदर ड्रैगन का एनर्जी महसूस कर सकती है। तो ये बात सुनकर औरन तो और ज्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी? लोना उससे कहते हैं कि नहीं, ये ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी नहीं है बल्कि उससे अलग है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एनर्जी है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसको 99 फ्लोर पर लेके जाना चाहिए। और जब हम सब लोगों को पता चली गया कि ग्रीड अब पीपू को निशाना बना रहा है तो सबसे पहले हमें ब्लैक ड्रैगन के पास जाके उनसे मदद मांगनी चाहिए ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तब सिल्वर वुल्फ सबसे कहता है कि अब टाइम आ चुका कि हम लोग रेड रिबन किंगडम को अपनी तरफ ले ले। ब्लैक वुल्फ भी सिल्वर वुल्फ का साथ देते हुए कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम सर्व वुल्फ प्रजाति को मिलकर एक साथ काम करनी चाहिए। तब यहाँ पर एक कॉप आता है और वो लोना कहता है कि लॉर्ड लोना, हमने 2 सस्पिशियस गाइज को कैप्चर किया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कॉप जिन लोगों को पकड़ के लेकर आए थे और कोई नहीं होता, ये तो होता है वो ग्रीन गॉब्लिन। और यहाँ पर इस लड़के का नाम क्या था मैं भूल गई, हाँ मार्लिन। मार्लिन उसे कहती है कि हम तो बस यहाँ पर घूम रहे थे, जबकि यहाँ पर गॉब्लिन उसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो ट्रिक ने किया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उन दोनों की नजर थियो की हो जाती है, वो दोनों हैरान हो जाते हैं और जब थियो उन लोगों को देखता है तब वो देख के स्माइल करता है, कहता है कि तुम लोगों को तो अब तो काम तमाम ही हो गया, अब तुम लोग हमारे साथ 99 फ्लोर पर जाओगे। इसके बाद सीन 99 फ्लोर पर जाता है जहाँ पर सारे लोग काम कर रहे थे और यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन हनी जेली का बना हुआ फूड खा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक नोटी सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो चेरी टमाटर है वो हनी जल खा रही है, उसे काफी अच्छा लगता है। वो सेजुन को भी बताती है तो सेजुन के सुन के काफी अच्छा लगता है कि एलिन को खाने में अच्छा लग रहा है। एलिन उसे कहती है कि वो नट वाकई में काफी अच्छा था। तब सेजुन से कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसको हार्वेस्ट करने में, लेकिन एक बार जब तुम नट्स को हार्वेस्ट कर सकते हो तुम इसे बॉईल कर सकते हो, तुम इसे कच्चा ही खा सकते हो या फिर तुम इसे किसी भी प्रकार से शॉर्ट तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन तब एलिन सेजुन से कहती है थोड़ा सा चिंतित होते हुए कि सेजुन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कैट फ्रेंड डेंजर में हो सकते हैं? तुम्हें उनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गए तो? तब सेजुन से कहता है कि मैं इसके बारे में चिंता तो कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ जो मैं चीज कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे ज्यादा फोकस है। चिंता करने से सारी चीजों का हल नहीं हो जाता। सेजुन एलिन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तब ये बात सुनकर एलिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सेजुन से कहती है कि मुझे भी बताओ तुम्हारे पास किस तरीके का प्लान है, मैं भी क्या उसमें साथ दे सकती हूँ या फिर कुछ मदद कर सकती हूँ। सेजुन फिर से अपना काम करने लगता है, उससे कहता है कि थैंक यू, लेकिन हमें लगता है कि हमें थियो को आने का इंतजार करना चाहिए, हमें इतना जल्दी रस नहीं करना चाहिए। वैसे क्या तुम और ज्यादा हनी जेल खानी चाहती हो? तब एलिन से बात
बात करते करते सेजुन को सिस्टम की ओर से और एक मैसेज आता है। वहाँ पर सिस्टम सेजुन को बता रहा था कि सेजुन का जो 10 फार्म है वो 100 प्योंग से चेरी टमाटर से भर चुका है और उसका जो ऑप्टेन यानी कि एक्सपी पॉइंट है वो 200 हो चुका है और वो जिस जगह पर खेती कर रहा था उस जगह का साइज बढ़ के 30,000 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो सेजुन अब एक धनी जमींदार से बहुत बड़ा धनी जमींदार बन गया है। अब ये चीज देख के सेजुन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक वेल्दी लैंड ओनर बन गया है। जबकि वो सिस्टम में टैप करता तो सिस्टम उसे पूरी तरीके से बताती है कि वो बड़ा जमींदार बन तो चुका है और वो इतनी बड़ी जमीन का मालिक होने के कारण उसे 30% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा और 50% एक्सपीरियंस पॉइंट और जो कि एनिमी की सुरक्षा करने के लिए उसे 5 गार्ड भी एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे जो कि सिस्टम गार्ड होंगे। लेकिन इसे सेजुन को अपने हिसाब से इसको देखभाल करना पड़ेगा जो कि वो हर 1 किलोमीटर के दायरे पर एक गार्ड को रख सकता है और अगर उसके पास ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा गार्ड को भी रख सकता है वहाँ पर। और ये कोई आम जमींदार नहीं बना था बल्कि बहुत बड़ा बन चुका था। सेजुन तो ये चीज देख के काफी हैरान हो जाता है, उसका मुंह तो खुला के खुला रह जाता है क्योंकि वो गार्ड को भी चूज कर सकता है और ये 50% एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मुझसे मिल रहा है। अब वो इन सब चीज का हैरान था लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपी पॉइंट चुरा रहा हूँ। इन गार्डों को एक्सपी पॉइंट हैंडल कर देना एक काफी अच्छा सौदा होगा, इससे मुझे टेंशन कम होगी। वो कैंग और ब्लैक रैबिट को अपने पास बुलाता है और वो सबसे पहले ब्लैक रैबिट और कैंग को अपने गार्ड के हिसाब से चयन करता है। कैंग सेजुन से पूछता है कि क्या चीज है, तब सेजुन से बताता है कि कैंग अब एक ऑफिशियली गार्ड बन चुका है जो कि फार्म को प्रोटेक्शन करेगा। तब कैंग सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सेजुन को बताता है कि मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है तो मैं जरूर फील्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। कि ब्लैक रैबिट को कोई उम्मीद नहीं थी, वो कहता है क्या मैं भी एक गार्ड बन सकता हूँ जो कि 10 फार्मर के ओर से टॉप में रहूंगा। तभी यहाँ पर चबी रैबिट आता है और सेजुन कहता है कि अंकल फ्लेम जो है आपको बुला रही है। फ्लेम आप लोगों को याद है ना, वही पौधा। अब सेजुन ये बात सुन थोड़ा सा हैरान होता है कि अचानक से उसे क्या हो गया, लेकिन अब फिर कैंग और ब्लैक रैबिट के साथ उसके पास जाता है, उसे कहता है कि क्या बात हो गई। तब फ्लेम यहाँ पर सेजुन को बताती है कि वो जो बीज उसने दिया तो उसको उगाने के लिए उसका फाइनल प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात सुनकर सारे लोग खुश होते हैं। जब सेजुन उसका स्टेटस चेक करता है तब उसे मालूम पड़ता है ये एक सीड है जो कि कॉर्पोरेट एंड के नीले चंद्रमा की ताकत से बनी हुई है और इस सीड की जो सेल्फ लाइफ है वो 100 वर्ष है। सिस्टम उसे ये भी बताता है अगर इस सीड को माटी में डाला जाए तो तुरंत ही बढ़ जाएगा और मिट्टी की सारी ऊर्जा को एकत्रित करके वो अपने अंदर पावर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अगर ये सीड बड़ा हो गया और इसके अंदर से कुछ भी अगर फल आएगा तो अगर उसे खाया जाएगा तो इंस्टेंस उसे 15% इंक्रीज पॉइंट मिलेगा। तब ये जान के सेजुन काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अच्छी तरीके से प्यूरिफिकेशन हो चुका है इसलिए वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन क्या उसे कहता है कि इसका कलर काफी ज्यादा प्रेटी है। तब फ्लेम सेजुन से कहती है क्या तुम इसे खाने जाओगे। तब सेजुन उससे कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा तो नहीं था, मुझे लगता है कि मुझे इसे रोक देना चाहिए। फ्लेम सेजुन के सामने हाथ जोड़ कहने लगती है ये एक छोटा सा बच्चा है, मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रही है लेकिन इसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो मुझे उसके लिए भी बुरा लगेगा। तब सेजुन उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा नरम दिल हो जाता है। वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं एक टावर फार्मर हूँ, मैं नेचुरल तरीके से इस प्लांट को उगाऊंगा जो कि कोई भी दिक्कत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सेजुन उस बीज को रोपता है वो तुरंत ही बढ़ के लेवल 4 हो जाती है। उसका जो इंक्रीज पॉइंट था वो बढ़ के 5% और ज्यादा हो जाती है और धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तब ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि तो बहुत ही जल्दी निकल रहा है बाहर। जबकि एलन तुरंत ही सेजुन को मैसेज करके बताती है क्या होगी ये जो छोटा सा ट्री का बच्चा है वो तुरंत ही ग्रो होकर बहुत बड़ा ट्री बन जाए। तब सेजुन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है वो तो सही कह रही है, अगर क्या हो कि ये कॉर्पोरेट ट्री बढ़ के बहुत बड़ा हो जाए और एक घातक हमला कर दे, क्योंकि इसने भी तो ब्लू मून की एनर्जी एब्जॉर्ब किया था। अगर ये बड़ा हो गया और कॉर्पोरेट एंड बन गया तो हमारे लिए तो खतरा हो जाएगा। जबकि एलन से कहती है जल्दी से उसे खोद के मिट्टी में से बाहर निकालो। अब सेजुन तुरंत उसे मिट्टी खोद के बाहर निकालने जाता है लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि वो जो ट्री था वो बाहर निकल चुका था, मतलब उस बीज का जो अंकुर था वो बाहर निकल चुका था। तब सारे लोग यहाँ पर डर जाते हैं और यहाँ पर किंग अपना फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट एंड का बीज से वो बच्चा बाहर निकलता है यानी कि जो ट्री का बच्चा बाहर निकलता है तब उसको दिखाया जाता है कि प्यूरीफाई एंड होता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है। और यहाँ पर सिस्टम उसे ये भी बताते हैं ये जो प्यूरीफाई एंड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब ये जान के सेजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि छोटू सा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ये पावरफुल ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ेगा या फिर छोटा ही रहेगा या फिर मासूम बच्चा बन के रहेगा। ये कहानी काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट देकर मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट मिलता है। इसी के साथ सोलो फार्मिंग का चैप्टर नंबर 97 यहीं पर खत्म होता है।